हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर। तो इस लेक्चर पे हम लोग करेंगे, पिछले लेक्चर में जो एक क्वेश्चन हम बताए थे कि आप लोग खुद से कीजिएगा, वो क्वेश्चन जिनसे बन गया होगा अच्छी बात है, नहीं बना होगा वो यहाँ देखें, और जिनसे बन गया हो वो भी मिला लें, क्योंकि आंसर तो पता नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यही था मेरा, N2 + 3 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ NH3। ठीक है, एक चीज और देखें, NH3 किसको बोलते हैं? अमोनिया को। ठीक है ना, तो जिनको नहीं पता होगा इसलिए मैं छोटा छोटा चीज बताते रहता हूँ, क्योंकि सबको सब चीज पता नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, N2, और इसमें क्या बोले थे हम, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। और मैं पिछला वीडियो में बता चुका था रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। जो मेरा ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो इसमें उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप मैं बता चुका हूँ पिछला वीडियो में, वो देखें। ये देखना उतना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आपको वो समझ में आएगा तो आंसर क्वेश्चन सारा खुद ब खुद सॉल्व होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाए कैसे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने से पहले क्या निकालते हैं हम लोग, रेट ऑफ डिसएपियरेंस और रेट ऑफ एपियरेंस, दोनों निकालते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन क्या पूछ सकता है हम लोग को, 4 क्वेश्चन इसमें बन सकता है, एक क्वेश्चन के अंदर 4 बन सकता है। क्या देखिए, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ N2 पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ H2 दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ NH3 तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछता है? हम पिछला वीडियो जिस टाइम बता रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है, कैसे निकालते हैं, उस टाइम मैं बताया था कि रेट ऑफ डिसएपियरेंस कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ एपियरेंस कैसे निकालते हैं, उसके बाद ही मेरा निकलता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स पिछला वीडियो जाके देखें, उसके बाद ही देखें। और इसका दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? देखो, कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में या फिर कोई साइड बुक से अगर सॉल्व कर रहे हो तो कंफ्यूजन करने के लिए क्या देगा, रेट ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन मतलब खपत जो हो रहा है, खत्म जो हो रहा है, ठीक है, कंज्यूम कर रहा है जो। ठीक है, तो रेट ऑफ कंजप्शन भी आ सकता है डिसएपियरेंस के जगह पे, और रेट ऑफ एपियरेंस के जगह पे हो सकता है मेरे पास। तो रेट ऑफ एपियरेंस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे रेट ऑफ डिसएपियरेंस को हम लोग लिखे रेट ऑफ कंजप्शन, उसी प्रकार रेट ऑफ एपियरेंस को लिख सकते हैं हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बन रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट में कुछ बदल रहा है तभी ना बन रहा है, मतलब ये कम होगा तब ये बनेगा, मतलब कंजप्शन। याद रखने का तरीका देखो, कम से कंजप्शन, ठीक है, और कुछ बन रहा है तो बनना में फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो मतलब अलग वाला नाम है उसको याद रखने का तरीका ये है, और बाकी जनरली तो यही होगा, रेट ऑफ डिसएपियरेंस और रेट ऑफ एपियरेंस। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा और लिख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, और उसमें देखने से पहले भी एक बात और समझ लेते हैं। हम लोग जब देखे थे रेट ऑफ रिएक्शन जब फाइंड कर रहे थे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसको उतना से डिवाइड कर रहे थे, है ना। लेकिन अगर हम लोग रेट ऑफ डिसएपियरेंस और रेट ऑफ एपियरेंस करेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई यूज नहीं है, नो यूज। ठीक है, नो यूज मतलब हम लोग, अगर हम लोग से सिर्फ पूछा है कि रेट ऑफ डिसएपियरेंस निकालो या फिर रेट ऑफ एपियरेंस निकालो, तब हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को छुएंगे भी नहीं। छूने का तात्पर्य क्या है, जैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में कर रहे थे, जैसे यहाँ पे, तो अगर हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं तो इस तरह निकालते थे H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और यहाँ पे जितना था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फिर से बताते हैं, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भूल गए होंगे या फिर जो न्यू देख रहे होंगे जिनको पता नहीं होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं जो कोई भी मॉलिक्यूल के साथ इनटू में रहता है। अब इनटू का मतलब ये नहीं कि लास्ट वाला, फर्स्ट वाला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगर इसको हटा देंगे तो इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। ये नहीं कि कुछ नहीं है, 1 है, 1। अगर कुछ नहीं होता इसका मतलब 1। ठीक है, और यहाँ पे 3 लगा दिए तो यहाँ पे 3 हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1/3। समझ में आया? तो ये हम बता रहे हैं क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालते हैं तब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कब लगता है फ्रेंड्स, जब हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तब। अगर बिना केमिकल इक्वेशन बैलेंस किए दिया रहेगा तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर ऊपर में बोल दिया कि बैलेंस दिस इक्वेशन एंड
फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, तब आपको खुद से बनाना होगा। इसका मतलब कि आप उसको बैलेंस करें और खुद से फिर बनाएं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा H2 प्लस O2 गिव्स H2O, देखिए ये बैलेंस है नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं इसको बैलेंस। बैलेंस कैसे किया जाता है, मैं एक शायद क्लास 9 या 10 का एक बार वीडियो बनाया था, उसमें बैलेंस करने के लिए बताया था। तो आप लोग जिनको नहीं आता है 11 में भी आ चुके हैं, 12 में भी आ चुके हैं, फिर भी नहीं आता, जाके देखें, उसमें शर्माने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि काम देगा ये। अगर नहीं आप लोग सीख पाओगे ना तो एग्जाम टाइम आप लोग को तकलीफ होगी। तो देखो फ्रेंड्स H2 ये बैलेंस है, यहाँ O यहाँ O2 ये बैलेंस नहीं है। तो हम लोग इसको दो तरह से बैलेंस करते हैं, या तो इसको हाफ से कर देते हैं, हाफ से करेंगे तो क्या होगा, ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 0 बचेगा, और यहाँ सॉरी यहाँ पे सिर्फ O बचेगा, यहाँ पे भी O है, तो हो गया बैलेंस। और दूसरा तरीका ये है H2 प्लस O2 गिव्स 2 मोल ऑफ H2O, और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो 2 2 4, यहाँ पे 2 और ये 2 यहाँ इंटू होगा तो 2, बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब हमको बैलेंस करना भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको बैलेंस करके नहीं देगा, ठीक है। और हम लोग याद रखना फ्रेंड्स कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं वो बैलेंस इक्वेशन का फाइंड करते हैं। किसका फाइंड करते हैं, बैलेंस इक्वेशन का। जो बैलेंस नहीं है उसका फाइंड नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो देख लो कितना चीज बता चुके हैं हम। देखो रेट ऑफ एपीरेंस या फिर रेट ऑफ डिसएपीरेंस में हम लोग को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई यूज नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे कि अभी बताते हैं हम। देखो रेट ऑफ डिसएपीरेंस कैसे निकालते थे हम लोग, देखो रेट ऑफ डिसएपीरेंस निकालते थे चेंज इन कंसिस्टेंट बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, डिसएपीरेंस का, और डिसएपीरेंस में किसका, नाइट्रोजन का। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय चेंज इन टाइम हो गया। फिर इसका देखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। फिर इसका, और फ्रेंड्स एक चीज मैं भूल रहा हूँ क्या, जब भी डिसएपीरेंस होगा तो हम लोग माइनस लगाएंगे, बताए थे माइनस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि डिसएपीरेंस में ये माइनस में आता है और हमेशा रेट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, तो अपने से लगाते हैं माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, तो ये अपीयरेंस है, अपीयरेंस में नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो NH3 डिवाइड बाय टाइम, ये हो गया। तो समझ में आया क्या बताएं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में नहीं करते हैं, कहीं किए नहीं किए। हम लोग किस में करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जब फाइंड करते हैं तब। क्यों करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जब फाइंड करते हैं तब हम लोग को बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बैलेंस केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते थे, सारा को इक्वेट कर देते थे, सीधी सी बात है। तो चलिए इक्वेट करते हैं, N2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इक्वल टू माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा T इक्वल टू NH3 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। और एक काम क्या करते थे इसमें फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे क्या है 3, मतलब ये जब 1 दे रहा है तो ये 2 दे रहा है, ये जब 3 दे रहा है तो ये 2 दे रहा है, समझ में आया। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उतना से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो देखो इसका कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अभी बताए थे, अगर H2 प्लस O2 गिव्स दे रहा है मेरा H2O, तो यहाँ पे कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1, तो यहाँ पे शो नहीं करेंगे। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे 1/3 से, जितना अभी बताएं जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उतना से डिवाइड करेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। तो ये मेरा आ गया क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और इसको क्या बोलते थे दूसरा नाम, रेट ऑफ कंजप्शन, और रेट ऑफ अपीयरेंस का दूसरा नाम रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। और ये यही दोनों को इक्वेट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो इजी है, कुछ नहीं है। जब मेरे पास वैल्यू आएगा तब हम करेंगे वैल्यू, मतलब जैसे कि इसके पहले मैं वैल्यू लेके बताया था ना, मुझे याद नहीं है, शायद नहीं बताया था। जैसे वैल्यू मतलब मेरा डेल्टा T क्या होता है, डेल्टा T होता है मेरा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, समझ में आया। डेल्टा T ये होता है, डेल्टा मतलब होता है चेंज। तो चेंज कहाँ से कहाँ होगा, फाइनल से इनिशियल ना, मतलब जहाँ से चले और जहाँ तक गए वहीं हुआ चेंज मेरा। तो
उसी को हम लोग माइनस कर देंगे तो मेरा टाइम आ जाएगा, N2 का जो वैल्यू रहेगा वो डालेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग न्यूमेरिकल बनाना है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करें, जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से वीडियो को पीछे करके देखेंगे एक बार, ठीक है। और एक और मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट करें इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हो गया हम लोग का, अब सेकंड देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड आप लोग पहले खुद से प्रयास कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि कैसे सॉल्व हुआ या फिर आंसर मेरा सही है या गलत है। तो देखिए SO2 + O2 गिव्स SO3, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि केमिकल इक्वेशन कभी भी अगर सिर्फ मॉलिक्यूल्स में दिया हुआ है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर नहीं दिया हुआ है तो वो बैलेंस नहीं है। एक्सेप्शन हो सकता है कि कभी कदाल कि बिना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भी वो बैलेंस पहले से हो, ठीक है। होता है एक्सेप्शन हर चीज़ में, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हमको बैलेंस करना है, तो आप लोग पहले बैलेंस कीजिए इसको, ठीक है। मैं कुछ देर रुकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बता चुका बैलेंस कैसे करना है। कैसे करना है बैलेंस एक बार फिर से बताते हैं। ये जितना है उतना इधर ये होना चाहिए, वो जितना है वो इतना होना चाहिए। तो देखिए उतना है, अगर नहीं है तो आप लोग खुद से बैलेंस कीजिए। नहीं हो रहा है तो फिर देखिए यहाँ पे, ठीक है। और नहीं हो रहा है तो इसमें फ्रेंड्स दिक्कत है आप लोग का, क्लास 9-10 में अच्छे से नहीं ध्यान दिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे S1 S1, ठीक है, बैलेंस। वो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 हो गया, यहाँ पे 3। हमको कितना चाहिए इधर? 3 चाहिए, ठीक है, या फिर उधर 4 चाहिए। तो उधर तो 4 हो नहीं सकता, ठीक है। तो देखिए यहीं पे 3 करते हैं, कैसे करेंगे 3 हम लोग इधर यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ एक O बचेगा। तो एक O यहाँ बचा, 2 O यहाँ बचा, तो 3 O हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे सल्फर 1 तो बैलेंस हो गया पूरा। अब चलिए आप लोग खुद से निकालिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 फाइंड करते जाइए, 1-1 मिनट का भी नहीं है, हमको लगता है 10-10 सेकंड में लिखते जाओगे आंसर आप लोग। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, फिर सी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। और एक बात, ये जितना सारा है सारा कोई गैस में है, ठीक है, सारा गैस में है। और D रेट, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए फाइंड कीजिए, हम थोड़ा देर रुक जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो हो गया, ठीक है। 10-10 सेकंड का है तो आप लोग आराम से बना लोगे। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं, माइनस डेल्टा SO2 बाई डेल्टा T माइनस डेल्टा O2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। फिर इसमें माइनस नहीं लगेगा क्योंकि अपीयरेंस आ गया, ठीक है। तो डेल्टा SO3 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। और लास्ट में क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताए थे? रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोले थे? कुछ नहीं करना है, इक्वेट कर देना है सबको, वो हो गया मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो माइनस SO2 डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा O2 डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा SO3 डिवाइड बाई डेल्टा T। आ गया मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन। तो कुछ था फ्रेंड्स? नहीं था, इसलिए आप लोग को ये सब क्वेश्चन खुद से प्रयास करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, अब NCERT में जितना एग्जाम्पल है या फिर एग्जाम्पलर, ठीक है, NCERT में जितना सॉल्व करके पहले से उसको पहले बनाओ, उसके बाद फिर उसका जो एग्जाम्पल उसी प्रकार का देता है ना, जैसे यहाँ पे दे दिया एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, उसके अगले में दे देता है बिना सॉल्व हुए कि आप लोग खुद से उसको करें। तो पहले जो सॉल्व करके दिया उसको बनाए, क्योंकि उससे थोड़ा कंसेप्ट खुलेगा, और जो सॉल्व नहीं किया उस पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए फ्रेंड्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब जनरल देखते हैं हम लोग, ठीक है। जनरल ट्रेंड्स क्या होगा? अगर मेरे पास A है प्लस B टाइम्स ऑफ B है गिव्स C, ठीक है। तो इसमें पूछ दिया है कि हमको फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या करेंगे? डायरेक्ट
अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट बना देते हैं, जैसे कि देखो डायरेक्ट क्या होगा माइनस ए सॉरी इसके पिछला में हमको लग रहा है थोड़ा मिस्टेक हो गया है। एक सेकेंड, हम रेट ऑफ रिएक्शन पिछला में नहीं निकाले ना। देखो रेट ऑफ रिएक्शन ही इसके पिछला में इम्पॉर्टेंट था। क्या था देख लो क्वेश्चन में, मेरा क्वेश्चन था SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, हाफ से था। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट था। क्यों फ्रेंड्स, देखो हम लोग इसके पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या पढ़े थे, ऊपर में इनटू था, लेकिन अब डिवाइड में आ गया। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन पहले इसको लिख लेते हैं माइनस दिस SO2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, फिर O2 डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू SO3 डिवाइड बाई डेल्टा टी। और फ्रेंड्स देखो एक चीज़ याद है, इसको हम लोग नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव में भी आता है, इसका आंसर पॉजिटिव में ही आता है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर नेगेटिव में आता है, और हम बता चुके हैं रेट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, सारा बैलेंस है ना, 3। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते थे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में सबको डिवाइड करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो छोड़ दो, यहाँ पे भी 1 है तो छोड़ दो, ये क्या है 1/2 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 करेंगे, तो 1/2 करेंगे तो ये। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इस तरह कर सकते हो, लेकिन अच्छा ये रहता है हम लोग का। देखो मैथ्स में पढ़ते होगा ना कि डिवाइडेड बाई, अगर ऊपर कुछ है फिर नीचे फिर उसके डिवाइड में आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये आ रहा है 2 तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया, इसका की पॉइंट बस यही था, हम भूल गए थे बताने के लिए, मुझे अभी याद आया। ठीक है, कि कुछ तो उसमें छोड़े हैं हम। ठीक है, तो देखो SO2 और ये डिवाइड में था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें तो ये उड़ के ऊपर चला गया। ठीक है, समझ में आ गया रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाले थे उसका। अब डिवाइड में आएगा, इनटू में आएगा, समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करना करो, या फिर समझ में आ गया होगा तो खुद से कर लेना। तो अब चलिए देखते हैं लोग जनरल ट्रेंड्स वाला। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन इसका बोलेगा निकालने के लिए, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले अगर एग्जाम में रहा या फिर स्कूल का एग्जाम रहा, या फिर हम बार बार बोलते हैं खुद से कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो पूरा स्टेप किया करो। ठीक है, तो चलो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होगा, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो छोड़ो, अब समझ में आ गया ना आप लोगों को क्या करना है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/a डेल्टा। देख लो डायरेक्ट करने में क्या होता है, इसलिए बोलते हैं हम उतना बनाए फिर भी मेरा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन हमको याद आ रहा है इनका मिस्टेक कर रहे हैं, इसीलिए बोले जो न्यू है, जो बिगनर है, वो पूरा स्टेप करेंगे। ठीक है, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/c डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये है मेरा जनरल ट्रेंड। इसका मतलब हम क्या समझाना चाह रहे हैं इसमें, कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितना भी है मेरा उतना से ही डिवाइड करेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स, तो इसको भी नोट करना है तो इसको नोट करो। सबसे पहले तो इसी को बताना चाहिए था, लेकिन हम क्वेश्चन बताने के बाद इसको बताएं। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना, तो इसको नोट करो। मैं अब आगे बताऊंगा टाइप्स ऑफ रेट। ठीक है, नोट करो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ रेट। एक चीज़ आप लोग देखे होंगे जो पहले से पढ़ चुके होंगे, या फिर जो ड्रॉप आउट होंगे, या फिर जो खुद से पढ़ रहे होंगे, क्या कि कहीं कहीं पे डी भी लिखा रहता है, कहीं कहीं भी डेल्टा लिखा रहता है, तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अभी भी किन्हीं के मन में होगा कि आप सिर्फ डेल्टा लेके बता रहे हो, डी नहीं लेके बता रहे हो। दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेट के अंदर ही सभी आएगा। क्या फर्स्ट होता है मेरे पास एवरेज, एवरेज रेट। सेकेंड होता है मेरे पास इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। और थर्ड होता है मेरे पास इनिशियल रेट, इनिशियल रेट। तो फ्रेंड्स मेरे पास 3 तरह का रेट है। क्या है, टाइप्स ऑफ रेट। देखो आज मैं ये टॉपिक शुरू नहीं करूंगा, ठीक है, ये मेरा
अभी मैं बता दे रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ रेट 3 तरह का होता है, आप लोग खुद से पहले पढ़ के आना। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अच्छे से अगर पढ़ोगे ना तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, इसलिए पहले खुद से पढ़ो, उसके बाद यहाँ आके पढ़ो तो कन्फ्यूजन पूरा दूर। क्या टाइप्स ऑफ रेट, कितने तरह का रेट है? 3 तरह का। पहला रेट कौन सा है? एवरेज रेट। दूसरा रेट इंस्टेंटेनियस रेट। तीसरा रेट इनिशियल रेट। तो 3 तरह का रेट है मेरे पास, ठीक है। तो वही रेट को हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर बस इतना ही फ्रेंड्स। और कमेंट में अगर आप लोग को देखो ये क्वेश्चन में 1/2 था ना, O2 को किए थे 1/2 से, अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट में बताना कि ये समझ में आ गया क्या किए थे आप, ठीक है। और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप लोग खुद से समझ गए होंगे क्या करना है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।